नमस्कार। मैं नेहा चौधरी आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमारा जो संघ है, जो हमारा भारत है और इसके क्षेत्र मतलब यूनियन और इसकी जो टेरिटरी है और जो कितने भारत में राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कैसे कैसे हुए, उनको हम जल्दी से डिटेल में और अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये जो संघ एवं इसका क्षेत्र आता है ये हमने एक लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने संविधान के भाग के बारे में पढ़ा है। तो जो भाग 1 में आता है ये आते हैं अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, जो कि भारत और इसके क्षेत्र के बारे में बात करता है। तो आइए कि देखते हैं कि अनुच्छेद 1 और आर्टिकल किस बारे में बात करता है। तो देखिए, जब हमारा संविधान बन रहा था तो वहाँ पे जो संविधान सभा में जितने भी लोग थे तो उनमें एक सबसे बड़ा बहस का मुद्दा ये था कि हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए, भारत होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए, होना क्या चाहिए। तो इसलिए संविधान सभा ने इस वाले जो डिबेट थी इससे अलग हटने के लिए उन्होंने कहा कि हम चलिए दोनों नाम रखते हैं। तो जो संविधान में भारत का नाम ऐसे लिखा हुआ है इंडिया यानी भारत। ठीक है, संविधान में भारत का नाम ऐसे लिखा हुआ है इंडिया यानी भारत और राज्यों का संघ होगा। ठीक है, जो हमारा भारत है वो राज्यों का संघ है और जिसे संविधान में लिखा गया है इंडिया यानी भारत। तो जो आर्टिकल 1 के अनुसार जो भारत को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, मतलब जो भारत के जो राज्य हैं, जो सीमा है उसे किस हिसाब से 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो है राज्यों का क्षेत्र, मतलब जो भी एरिया है वो राज्यों के अंदर आता है, जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान जो भी है। और एक है संघ का क्षेत्र, ठीक है, जो केंद्र का क्षेत्र है। और एक ऐसा एरिया है कि जिन्हें भविष्य में भारत कभी भी अपने अंदर ले सकता है। कोई भी आप जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिएगा कि अगर आने वाले टाइम में भारत कुछ बांग्लादेश का हिस्सा अपने अंदर लेता है तो वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, और अब हैं आज की तारीख है 28/6/2020 तक भारत में है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इस लेक्चर में और कहीं भी आप पढ़ेंगे कि 2 शब्दों का इस्तेमाल बहुत होता है, भारत के क्षेत्र और भारत का संघ। तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, भारत का संघ का मतलब है संघ में सिर्फ राज्य शामिल होते हैं। संघ में क्या होते हैं? सिर्फ राज्य। ठीक है, और जो भारत का क्षेत्र जहाँ पे शब्द यूज होगा जिसे कहा जाएगा इंडियन टेरिटरीज, इसका मतलब होगा इसमें राज्य भी आएंगे, यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश भी आएंगे। ठीक है, और इनमें जो केंद्र सरकार जो भी भविष्य में कुछ भी एरिया, कुछ भी राज्य अपने अंदर लेती है तो उसे भी ये भारत के क्षेत्र के अंदर ही आते हैं। तो ये जो भारत का क्षेत्र होता है, जो इसको देखें कि एरिया वाइज, क्षेत्रफल वाइज जो भारत का क्षेत्र होता है ये भारत के संघ से बड़ा है, क्योंकि भारत के संघ में इस टाइम पे हैं 28 राज्य, पर भारत का जो क्षेत्र है उसमें आते हैं राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और ऐसी जगहें जिन्हें भारत सरकार भविष्य में कभी भी अपने अंदर ले सकती है। तो चलिए, अब आर्टिकल 1 आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अनुच्छेद 2 की तरफ। देखिए, ये लेक्चर स्टार्ट करते ही मैं आपको अब बता दूं कि हम ऐसे पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर कि जिनमें हम जैसे संविधान में आर्टिकल दिए हुए हैं तो उस हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि सारे लेक्चर उस हिसाब से आएँ कि अब आर्टिकल 4 तक पढ़ लिया, फिर उसके बाद में नागरिकता पढ़ेंगे जिसमें आर्टिकल 5 से आगे आते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि संविधान में जिस हिसाब से आर्टिकल नंबर से दिए हुए हैं उसी हिसाब से हमारे चैप्टर्स बढ़ते रहें। ठीक है, तो अब देखते हैं अनुच्छेद 2 में क्या दिया हुआ है। कि देखिए, अनुच्छेद 2 में ये दिया हुआ है कि भारत अपने अंदर कोई भी नए राज्यों को ऐड कर सकता है। यहाँ पे इन राज्यों का मतलब है कि जो भारत का अभी हिस्सा नहीं है। जैसे अब अगेन वही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भारत मानिए कुछ क्या कहते हैं, बांग्लादेश का अगर कोई कुछ हिस्सा कहता है कि हमें भारत में मिलाइएगा तो वो इस आर्टिकल 2 के तहत भारत में मिल जाएगा। और जो इसका अधिकार है ये है सिर्फ संसद को, जो केंद्र में संसद है, पार्लियामेंट है, इसका अधिकार सिर्फ संसद को है और उनका नाम भी दे सकते हैं। जो
क्षेत्र भारत में शामिल होगा उस क्षेत्र को नाम भी संसद ही दे सकती है, और ये दिया जाता है अनुच्छेद 2 के अंदर। ठीक है, अब है इसके बाद में चलते हैं अनुच्छेद 3 के अंदर। देखिए, जो भारत में इस टाइम पे अनुच्छेद 3 में समझिएगा आप ध्यान से, जो भारत में इस टाइम पे ऑलरेडी राज्य हैं, ठीक है, जो क्षेत्र हैं ऑलरेडी, जो भारत में जो राज्य हैं, तो उनका अगर कभी भारत को एरिया बढ़ाना घटाना हो, ठीक है, उनका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ाना घटाना हो और उनका नाम बदलना हो, तो ये सब आता है अनुच्छेद 3 के अंदर, और इस सब को भी कर सकता है सिर्फ संसद। ठीक है, ये आता है अनुच्छेद 3 के अंदर, जो कि पहले से भारत में जो राज्य हैं उनका एरिया बढ़ाना घटाना हो, और पहले से इस टाइम पे भारत में राज्य हैं उनमें से किसी राज्य को तोड़ के 2 राज्य बनाने हो, इस हिसाब से जो करना है वो आता है अनुच्छेद 3 के अंदर। और आप देख सकते हैं अनुच्छेद 3 के कि किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना घटाना, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन, ये आता है आर्टिकल 3 के अंदर, और ये सब कर सकती है हमारी संसद, मतलब कि हमारी पार्लियामेंट। और देखिए, अनुच्छेद 4 हमारा क्या कहता है कि ये जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के जो भी अंदर काम होगा, तो ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसे मतलब जरूरी नहीं कि अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 2 के अंदर, मानिए कि मैंने कोई नया राज्य बनाया, ठीक है, तेलंगाना, जैसे अभी 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था, तो उस नए राज्य को बनाने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, ये संविधान संशोधन से नहीं होगा। और हमारा संविधान संशोधन किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है? आर्टिकल 368 में, ठीक है, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का जिक्र किया गया है। तो आई होप यहाँ तक आपको कुछ समझ आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब हम कहते हैं जो हमारा भारत है, हम भारत के लिए एक शब्द यूज करते हैं कि हमारे भारत को कहते हैं विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ, क्योंकि जो विभक्त मतलब राज्यों को तो तोड़ा जा सकता है, सरकार अपने प्रशासन की दृष्टि से कि आसानी से उस राज्य में प्रशासन अच्छे से किया जा सके, तो जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को तोड़ सकती है, ठीक है, बट ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जो हमारे केंद्र को तोड़ दे। जो हमारा जो भारत का एक संघ है उसे कोई नहीं तोड़ सकता, बट राज्यों को तोड़ा जा सकता है, ठीक है। ये समझिए कि ये है संघ हमारा और ये है राज्य, ठीक है। तो हमारे संघ को तोड़ा नहीं जा सकता है, बट इन राज्यों को तोड़ के मरोड़ के छोटा राज्य बड़ा राज्य इनको आंतरिक तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप इसको समझ आ गया होगा। और देखिए, इसका मतलब ये है कि विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ का मतलब है कि जो हमारी संसद है ना भारत की, अपने अनुसार राजनीतिक मानचित्र को बना सकती है, ठीक है। जो सीधा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो हमारा राजनीतिक मानचित्र है वो बनाना किसके हाथ में है? राजनीतिक मानचित्र का यहाँ पे मतलब हो गया राज्यों को छोटा करना, बड़ा करना, तोड़ना, वो सब है हमारी संसद के हाथ में, ठीक है। और जो हमारा जो संविधान है ना वो बिल्कुल ये नहीं कहता है कि राज्य के अस्तित्व के बारे में कोई बात नहीं करता है, राज्य के अस्तित्व की कोई गारंटी नहीं लेता है हमारा संविधान, ठीक है। कि ये नहीं कहेगा कि हमारे संविधान में ये नहीं कहीं लिखा हुआ कि जो उत्तर प्रदेश है वो हमेशा ही इतना ही बड़ा उत्तर प्रदेश रहेगा। आपको पता है जैसे कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था 2000 में टूट के, तो हमारा संविधान जो राज्य की एकता है, ठीक है, कि एक इतना ही एरिया राज्य बन, जैसे पहले उत्तर प्रदेश इतना था, तो इस बात की कोई संविधान में गारंटी नहीं दी गई है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश का एरिया है वो इतना ही बना रहे, हरियाणा का एरिया है तो ये इतना ही बना रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब केंद्र सरकार को लगता है कि ज़रूरत है इस राज्य को प्रशासन की दृष्टि से, इसके विकास की दृष्टि से अगर इसे तोड़ा जाए, तो केंद्र सरकार इसे तोड़ के 2 भागों में 3 भागों में जो उनका मन करे वो अपने हिसाब से इसे तोड़ सकती है। इसीलिए भारत को कहा जाता है कि राज्यों को तो तोड़ा जा सकता है बट संघ को तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो संघ सरकार है, जो केंद्र सरकार है, राज्यों को समाप्त कर सकती है, ठीक है, जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकते हैं। मतलब राज्य के पास में कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो केंद्र को तोड़ सके। और जबकि दूसरे हाथ में हम अमेरिका की साइड में देखें तो अमेरिका में क्या है कि जो वहाँ के राज्य हैं, ठीक है, उनकी परमिशन के बिना उनका एरिया घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, बट हमारे भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारे भारत में है एकता में शक्ति, संघ ही सबसे ऊपर है, ठीक है, और उसके हिसाब से हम अपने राज्यों को तोड़ मरोड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। और देखिए, जब संविधान में एक डिबेट और हुई थी कि हमारा जो भारत है, ठीक है,
तो जैसे कि हमने हमारे क्या ये जो आर्टिकल अनुच्छेद 2 और 3 के अंदर, क्या हमें ये भी, जो केंद्र सरकार है, क्या उसे ये भी पावर मिलती है कि वो अपने किसी राज्य का थोड़ा सा हिस्सा किसी दूसरे देश को दे दे? ठीक है, तो ये मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के पास में। और ये जो केस था बेरूबाड़ी यूनियन, ठीक है, बेरूबाड़ी संघ, और ये बेरूबाड़ी एक जगह है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में ये एक जगह है। तो 1958 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे दोनों देश हुए थे नए नए आज़ाद। तो दोनों देशों के बीच में समझौते होते रहते थे कुछ किसी भी चीज़ को लेके। तो एक समझौता हुआ था कि भारत जो अपने वेस्ट बंगाल का हिस्सा है, वो बेरूबाड़ी हिस्सा वो पाकिस्तान को दे देगा। और उस टाइम पे 1958 में बांग्लादेश था, वो पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान था। तो जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास में पहुंचता है, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि उन्होंने अपना निर्णय ये दिया कि ये अधिकार केंद्र के पास में नहीं है कि वो बिना संविधान को संशोधित करे हुए अपने देश का कुछ हिस्सा दूसरे देश को दे दे। तो इसलिए जब ये समझौता हुआ था, तो बेरूवाड़ी एरिया को पाकिस्तान में देने के लिए तो एक भारत को लाना पड़ा था संविधान संशोधन, और वो था 9वें संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, 9वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, जिसमें कि बेरूवाड़ी को वेस्ट बंगाल का जो एक छोटा सा हिस्सा था उसे पाकिस्तान को दिया था एक समझौते के तहत। ठीक है, और इसी प्रकार अब 2015 में जो ईस्ट पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान था, वो बन चुका था बांग्लादेश। ठीक है, तो देखिए कुछ हिस्से ऐसे थे बांग्लादेश और भारत की सीमा पे। ठीक है, सबसे जो बड़ा बॉर्डर है भारत अपना बांग्लादेश के साथ में शेयर करता है, जो लैंड बॉर्डर सबसे बड़ा है। तो आप ये एक ट्रिक चलो मैं आपको बता देती हूँ, आप ये कैसे याद रख सकते हैं कि कौन से देश के साथ में भारत सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, उसके बाद में कौन से देश के साथ में। तो ट्रिक है बचपन, बचपन, PAN। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा करता है बांग्लादेश के साथ में, दूसरा चाइना के साथ में, तीसरा पाकिस्तान के साथ में, और सॉरी यहाँ पे N नहीं है, चौथा होता है नेपाल के साथ में। ठीक है, 4 देश हो गए। फिर आता है MBA। ठीक है, बचपन, BCPN, MBA। M माने हो जाता है म्यांमार, और B माने हो जाता है भूटान, और इस A माने हो जाता है अफगानिस्तान। ठीक है, तो आई होप कि आपको ट्रिक याद हो गई होगी। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, फिर सेकंड नंबर पे चाइना के साथ में भारत बॉर्डर शेयर करता है, फिर तीसरे नंबर पे करता है पाकिस्तान के साथ में बचपन, BCPN, और चौथे नंबर पे करता है नेपाल के साथ में, 5वें नंबर पे करता है म्यांमार के साथ में, 6ठे नंबर पे करता है भूटान के साथ में, और जो सबसे कम जो अपना जो राज्य शेयर करता है वो कुछ 106 के करीब किलोमीटर है, वो करता है अफगानिस्तान के साथ में। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए, अब हम देखते हैं कि 100वां संविधान संशोधन अधिनियम क्यों आया था। जो इधर हमारा बांग्लादेश है, इसके कुछ एनक्लेव, कुछ भूभाग इन्हें कहते हैं एनक्लेव, कुछ तो थे भारत के अंदर, और ये कुछ भारत के ऐसे छोटे छोटे हिस्से थे बांग्लादेश के अंदर। तो इनमें तो रहते थे भारतीय लोग और इनमें रहते थे बांग्लादेशी लोग। तो इनको आसानी से कि भारत और पाकिस्तान, तो भारत ने इस प्रकार के 111 हिस्से तो दिए बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने 51 ऐसे हिस्से दिए भारत को 2015 में। तो अगेन इसके लिए लाना पड़ा था संविधान संशोधन, क्योंकि भारत ने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बांग्लादेश को दिया था बदले में। तो फिर भी अगर आप दे रहे हो तो आपको चाहिए संविधान संशोधन। तो आर्टिकल 368 के तहत आया था 100वां संविधान संशोधन। तो इसमें भारत ने कुछ भूभाग बांग्लादेश को दिया और बांग्लादेश ने कुछ भूभाग भारत को दिया। ठीक है, आई होप आपको अभी हाँ थोड़ा समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं कि जो देसी रियासत है, ठीक है, जो हमारी देसी रियासत हैं और उनका एकीकरण कैसे हुआ। जो इस टाइम पे 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो कैसे कैसे आए। तो अब हम उन्हीं 28 राज्यों को बनाने की तरफ चलते हैं। तो देखिए, जब भारत आज़ाद हो रहा था तो उस टाइम पे 552 ऐसे देश थे कि जो मतलब वो देसी रियासतें थी कि जिनको भारत में मिलना चाहिए था, क्योंकि वो भारत के भूभाग, ठीक है, भारत के एरिया के आसपास थी। ठीक है, तो इनमें से 549 रियासतें थी वो आसानी से शामिल हो गई थी। बचती थी तीन रियासतें, एक थी जूनागढ़, दूसरी थी हैदराबाद, तीसरी थी कश्मीर। तो देखिए, जूनागढ़ को भारत में कैसे मिलाया गया, जनमत संग्रह के द्वारा। वहाँ पे लोगों से वोट कराई गई और पूछा गया कि क्या आप भारत में मिलना चाहते हो। तो वहाँ के लोगों ने इच्छा जताई कि जी हाँ, हमें भारत में मिलना है।
और हैदराबाद को कैसे मिलाया गया? हैदराबाद को मिलाया गया भारत में पुलिस कार्यवाही के द्वारा, ठीक है। और कश्मीर को भारत में कैसे मिलाया गया? एक जो हरी सिंह थे उन्होंने एक विलय पत्र, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, साइन किया था भारत के साथ में कि हम भारत में मिलेंगे। पर उन्होंने अपनी कुछ शर्त रखी थी, उनके शर्त के हिसाब से कि जो अब हमारा सारा मैटर है वो हम देखेंगे, भारत हमारा देख सकता है, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल मैटर्स हमारे देख सकते हैं भारत, ठीक है। तो इस हिसाब से कुछ अपनी शर्तों के साथ में कश्मीर मिल गया था भारत के साथ में। तो अब चलते हैं कि अब भारत में जो इस टाइम पे 28 राज्य हैं वो कैसे कैसे बने, ठीक है। पहले तो नहीं थे हमारे टाइम पे इतने राज्य। तो जो सबसे पहले हुआ करता था ना भारत में, जो 1950 में भारत में किस प्रकार से राज्यों को लिखा जाता था, उनको बांटा गया था 4 तरीके में। भारत में कै, ठीक है, भाग कै राज्य, भाग खे राज्य, भाग कै राज्य और भाग गे राज्य। इन्हें इंग्लिश में कहा जाएगा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी राज्य, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे समाप्त हुए, इनको किसने सिफारिश दी, कौन से आयोग ने इन पे सिफारिश दी कि हमें इस प्रकार के जो बंटवारा है कै खे गे, इन्हें समाप्त करके राज्यों को नॉर्मल तरीके से रखना चाहिए। तो देखिए 1948 में अब धीरे धीरे डिमांड उठ चुकी थी भारत में कि हमें हमारे राज्य हैं, हमें अपनी भाषा के आधार पर हमारे राज्य बनाइएगा। तो 1948 में जो भारत सरकार ने एक एस के धर की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति करी, एक आयोग बनाया, एक कमीशन बनाया कि आप देखिए एस के धार की अध्यक्षता में कि हमें किस प्रकार से भाषा के आधार पर राज्य बनाने चाहिए या नहीं। तो इन्होंने सीधा मना कर दिया कि भारत में जो राज्य हैं वो भाषा के आधार पर नहीं बनने चाहिए, जब बल्कि वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बनना चाहिए। मतलब कि जहाँ पे प्रशासन आसानी से काम कर सके उस हिसाब से बनने चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। क्योंकि इस हिसाब से हम अगर भारत में राज्य भाषा के आधार पर बनाते रहे तो भारत में तो कितनी भाषाएं हैं, तो भारत तो छोटे छोटे राज्यों में बहुत सारे राज्य हो जाएंगे, और जितनी ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें होंगी तो उन्हें संभालने के लिए उतनी ही ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो इसलिए 1948 में एस के धार की अध्यक्षता में जो भाषाई प्रांत की आयोग नियुक्ति थी, इन्होंने मना कर दिया कि राज्यों का पुनर्गठन है वो भाषाई की बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। तो फिर 1948 में आती है जेवीपी समिति, ठीक है, जेवीपी कमेटी। तो इसमें इसके जो 3 मेंबर थे, जे से आता है जवाहरलाल नेहरू, वी से आता है वल्लभ भाई पटेल और पी से आता है पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। तो इन्होंने रिपोर्ट, इनकी भी रिपोर्ट आएगी, अब कमेटी है तो ये अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि जो भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए, इन्होंने भी मना कर दिया, ठीक है, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। बट अक्टूबर 1953 में ऐसा क्या हुआ कि भारत को पहला राज्य आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनाना पड़ गया, ठीक है। 1953 में भारत को जो पहला राज्य था वो भाषाई आधार पे था, वो बना था आंध्र प्रदेश। ये क्यों बना था? क्योंकि इस समय एक कांग्रेस के कार्यकर्ता थे पोटी श्रीरामालू, ठीक है, श्रीमालू, पोटी श्रीरामुलू, ठीक है। उन्होंने किया था 56 दिन की भूख हड़ताल और उनकी हो गई थी मृत्यु, उनका हो गया था निधन, ठीक है। तो इस 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद में तो फिर लोगों में आ चुका था आक्रोश और गुस्सा, और उस टाइम पे उस हालात को संभालने के लिए पहला जो हमारा भाषा के आधार पर राज्य बना था वो बना था आंध्र प्रदेश। अब एक राज्य बन गया, ठीक है। जब कोई एक काम कर लेता है तो बाकी में भी होड़ मच जाती है कि भाई हमारे लिए भी होना चाहिए, इसने कर लिया तो हमें भी ऐसा मिलना चाहिए। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग एरिया में डिमांड उठने लगी कि हमें भी भाषा के आधार पर बनाइए। तो फिर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक आता है फैजल अली आयोग, और जो आता है 1955 में जो देते हैं अपनी रिपोर्ट। तो ये कहते हैं कि ठीक है, चलिए भाषा के आधार पर राज्य बन जाएंगे, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा भाषा के आधार पर राज्य बन जाएंगे, पर एक राज्य एक भाषा, ऐसा कुछ नहीं कि खाली एक राज्य में एक ही भाषा के लोग रहेंगे। कोशिश करेंगे भाषा के आधार पर राज्य बनाने की, बट ये नहीं कि सिर्फ एक राज्य में एक ही भाषा के लोग रहेंगे, क्योंकि ये तो भारत की एकता के लिए खतरा हो जाएगा। इन्होंने कहा कि भारत की एकता को ध्यान में रखते हुए हमें राज्यों को बनाना होगा, ठीक है। तो इन्होंने अपनी जो रिकमेंडेशंस थी, अपनी सिफारिश दी थी, तो उसके आधार पे कि भारत को 16 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में बनाना चाहिए। और जो अभी मैंने बताया था भाग कै खे गे, उस टाइम पे जो राज्य थे उनको हटा देना चाहिए, ठीक है। वो जो इस प्रकार का विभाजन है राज्यों का,
ABCD में, उसे समाप्त कर देना चाहिए। तो फैजल आयोग की जो सिफारिश थी, इसके आधार पे आता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। ठीक है, आता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। सीधा क्वेश्चन, इसने बनाए थे 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज। इसने क्या बनाए थे? 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे, तो आप इनको यहाँ पे देख सकते हैं। 1956 में भारतीय क्षेत्र में कौन कौन से थे, तो देखिए आप ये देख लीजिएगा। इसमें ये 14 राज्य ये हैं: आंध्र प्रदेश हो गया, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, ठीक है, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। इस तरह से 14 तो थे राज्य 1956 में। और ये 6 थे संघ शासित क्षेत्र: अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप समूह, और मणिपुर और त्रिपुरा। इसका नाम बाद में चेंज किया गया है लक्षद्वीप। ठीक है, तो आप आई होप थोड़ा समझ आ गया होगा कि जो हमारे 14 राज्य हैं और 6 यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये कैसे आए। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे और बनाते हैं हम अपने 28 राज्य इस टाइम पे और 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे। ठीक है, तो अब 1960 में, ठीक है जी, 1960 में क्या होता है, महाराष्ट्र और गुजरात को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात को अलग होने के बाद में हमारे बन जाते हैं 15 राज्य, क्योंकि एक तो पहला ही रह जाएगा जो पहला राज्य है। जैसे 2 राज्य, एक राज्य को तोड़ के 2 राज्य बनाया, तो ये तो पहला ही रह गया। ठीक है, और ये नया बन गया। तो जो गुजरात बनता है 1960 में, वो बनता है 15वां राज्य। और 1961 में जो दादर और नागर हवेली थी, ठीक है, दादर और नागर हवेली थी, उसे 10वें संविधान संशोधन से बना दिया गया था यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, क्योंकि 1954 में जो ये यूनियन दादर और नागर हवेली थी, ये पुर्तगालों का शासन था। यहाँ पे 1954 तक दादर नागर हवेली में पुर्तगालों का शासन था। बट 1954 में यहाँ पे पुर्तगालों का शासन हो जाता है खत्म, और 1961 तक यहाँ पे जो लोग थे, ठीक है, दादर नागर हवेली के जो लोग थे, वो अपने हिसाब से लोगों के द्वारा जो चुना गया प्रशासन चलता था। बट 1961 में 10वें संविधान संशोधन से दादर एवं नागर हवेली को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और ये एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों आ सकता है, अभी मैं ये आपको बताऊंगी कि दादर और नागर हवेली और दमन और दीव को मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो ये इसके इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से संविधान संशोधन से और किस सन में दादर और नागर हवेली भारत की यूनियन टेरिटरी बने थे। ठीक है, और पुडुचेरी को बना दिया था 14वें संविधान संशोधन से, इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया था। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। अब 1963 में बनता है नागालैंड 16वां राज्य। 15वां राज्य अभी हम देख चुके हैं कि कौन सा बना था, गुजरात। इसी हिसाब से 1966 में बनते हैं 2 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, एक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और एक यूनियन टेरिटरी बनती है चंडीगढ़। और ये किसकी सिफारिश पे बनते हैं, शाह आयोग की सिफारिश पे। तो हरियाणा हो जाता है 17वां राज्य और हिमाचल प्रदेश हो जाएगा 18वां राज्य। ठीक है, फिर चलते हैं, अब हमने 18वें राज्य तक बना लिए हैं। अब 1972 में 3 राज्य और बनते हैं, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। जो कि त्रिपुरा पहले एक यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। मैंने अभी आपको 1956 में जो राज्य हैं कि ये कितने राज्य हैं वो वाला दिखाया था, तो उसमें त्रिपुरा थी, एक यूनियन टेरिटरी थी। बट 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को बना दिया गया राज्य। तो मणिपुर हो जाता है 19वां राज्य, त्रिपुरा हो जाता है 20वां राज्य और मेघालय हो जाता है 21वां राज्य। ठीक है, अब चलते हैं 1975 में, और 1975 में बन जाता है सिक्किम हमारा 22वां राज्य। ठीक है, सिक्किम हमारा 22वां राज्य कैसे बनता है, तो जो 1974 में जो सिक्किम के लोग थे, उन्होंने अपनी इच्छा दर्शाई कि हमें अपने भारत में पूरी तरह पूर्ण रूप से शामिल किया जाए। ठीक है, हमें जैसे कि आपके बाकी सब राज्य हैं, हमें वैसा ही राज्य बनाया जाए। तो 1975 में बन जाता है सिक्किम भारत का 22वां राज्य। अब 1987 में 3 राज्य और बनते हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। मिजोरम हो जाएगा 23वां राज्य, अरुणाचल प्रदेश 24वां और गोवा 25वां। ये सारे राज्य ऐसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि 23वां राज्य कौन सा था, 24वां राज्य कौन सा था, 25वां राज्य कौन सा था। इतना डिटेल में ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप यूपी के हैं, ठीक है, आपका एग्जाम आप हरियाणा के हैं, तो आपको ये याद रखने का
ज़्यादा ध्यान देना है। ये वाला जो कैसे बना 1966 में, ठीक है। हरियाणा कौन सा राज्य बना, हिमाचल प्रदेश कौन सा राज्य बना। और अगर आप हैं यूपी के तो आपको ये 2000 में जो राज्य बने थे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये कैसे कैसे बने थे। 26वां बना था छत्तीसगढ़, 27वां बना था उत्तराखंड और 28वां बना था झारखंड, ठीक है। अब तक हमने 28 राज्य बना लिए हैं। अब 2014 में बनता है एक नया राज्य तेलंगाना, वो होता है 29वां राज्य, ठीक है। अब 29 राज्य बन चुके हैं हमारे। पर 2019 में, ठीक है, जम्मू कश्मीर जो राज्य हुआ करता था उसे खत्म कर दिया गया, मतलब अब वो राज्य नहीं है। तो ये यहाँ पे 29 की जगह कितने राज्य हो जाते हैं बताइए, 28 राज्य, ठीक है। और आपने पढ़ा था 7 हमारे पास में यूनियन टेरिटरी हैं। जम्मू कश्मीर बनने से पहले हमारे थे 29 राज्य और 7 थे केंद्र शासित प्रदेश, बट एक राज्य को हटा दिया गया तो हो जाते हैं 28 राज्य। और जो ये जम्मू कश्मीर को ना 2 भागों में तोड़ के एक बना दिया लद्दाख और एक बना दिया जम्मू और कश्मीर, ठीक है। तो इसे बना दिया गया यूनियन टेरिटरी। तो ये बन जाते हैं 7 की जगह 9 यूनियन टेरिटरी। पर 26 जनवरी 2020 में दमन दीव, ठीक है, और दादर एंड नागर हवेली, ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, पर इनको मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है। इसीलिए अब 9 की जगह 8 यूनियन टेरिटरी हो जाती हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपको जम्मू कश्मीर का मैप बना के दिखाती हूँ। अब देखिए इतना सही से मैप नहीं बना है, कुछ इस प्रकार का जम्मू कश्मीर का मैप है। तो जो ये वाला कुछ हिस्सा है, ये वाला तो कश्मीर के अंदर है, और ये जो ज़्यादातर हिस्सा, ये सारा जो हिस्सा है ये हमारा आता है लद्दाख के अंदर, ठीक है। ये सारा हिस्सा हमारा लद्दाख के अंदर आता है और ये वाला हिस्सा है हमारा कश्मीर के अंदर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। चलिए, हम देख रहे हैं कि संघ और इसका क्षेत्र भाग 1 में आते हैं अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो हमने देखा कि भारत का नाम क्या होगा, इंडिया यानी भारत दोनों दिए, और इस टाइम पे भारत में है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का नामांकन और उनका स्थापना का अधिकार हमारा मिलता है संसद को। और अनुच्छेद 3 में जो भी हमारे इस टाइम पे संघ के भारत के जो राज्य हैं उनका एरिया छोटा बड़ा करना हो, उनको नाम बदलना हो, ये सब आता है आर्टिकल 3 के अंदर, ठीक है। और हमने देखा कि कैसे 9वें संविधान संशोधन किया गया, कैसे 100वां संविधान संशोधन 2015 में लाया गया, और कैसे जो देशी रियासतें थी उनका एकीकरण हुआ, ठीक है। ये आप याद रखना, एग्जाम में मैच करने के लिए भी आ सकते हैं और ऑप्शंस की फॉर्म में भी आ सकते हैं कि जो जूनागढ़ था वो भारत में कैसे कैसे मिला था। तो ऑप्शंस हो जाएंगे जनमत संग्रह से, पुलिस कार्रवाई से, विलय पत्र से, और इनमें से कोई नहीं। तो आप ऑप्शन आप आंसर अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। ऐसे ही हैदराबाद का आ सकता है और ऐसे ही कश्मीर का। तो हमने ये देख लिया कि भारत में कैसे कैसे भाषाई प्रांत आयोग के लिए, कि भारत में हमें भाषा के आधार पर जो राज्य हैं उन्हें बनाना चाहिए कि नहीं, उनके लिए जो समिति कमेटी बनी गई हमने उनको देख लिया। और कैसे हमारे 28 राज्य हुए और 8 यूनियन टेरिटरी हुई हमने उनको देख लिया, ठीक है। अब हम एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और ले लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था संविधान के पार्ट हमने पढ़े थे पहली वीडियो में, उनकी ट्रिक भी बनाई थी। तो उसमें एक भाग 21 है संविधान का, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा पार्ट 21। तो उसमें आते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 371 से 300J तक, ठीक है। उसमें 12 राज्यों के को विशेष प्रावधान दिए गए हैं। ये प्रावधान किस आधार पे दिए गए हैं कि वहाँ पे अगर जनसंख्या कम हो सकती है, वहाँ पे पहाड़ी राज्य हो सकता है, उस राज्य के लिए सुरक्षा की विशेष आवश्यकता है। तो इस हिसाब से 12 राज्यों के लिए विशेष संबंध के प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो उन 12 राज्यों के नाम आप कहीं पे ये 11 राज्य भी लिख देते हैं कि ये 11 राज्यों के लिए विशेष जो प्रावधान है ये किए गए हैं। तो आप ये 11-12 का चक्कर, कुछ लोग ना इस आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को एक ही मान लेते हैं, बट ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2014 में बन चुके हैं अलग अलग राज्य, इसलिए ये हो जाता है 12, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो इनको याद करने की मैंने ट्रिक बनाई है, ठीक है। कुछ ये ट्रिक कुछ और लोग भी बताते हैं यही वाली ट्रिक, और कुछ मेरे को ठीक लगी तो इसलिए मैंने ये ट्रिक आपको यहाँ पे रख दी, ठीक है। तो देखिए एमजी से आप महात्मा गांधी कर सकते हो याद। एमजी ने नमास NAMAAS की मांग की, MAGKI की, ठीक है। तो देखिए एम से हो जाएगा महाराष्ट्र और जी से हो जाएगा गुजरात। तो इनके बारे में जो स्पेशल प्रावधान है वो है 371 में, ठीक है। क्योंकि यहाँ के जो कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो सौराष्ट्र एरिया है, जो थोड़े पिछड़े हुए एरिया हैं, उनके विकास के लिए इनको कुछ स्पेशल विशेष प्रावधान संविधान में दिए गए हैं, और वो है भाग 21 में
सीधा क्वेश्चन, अनुच्छेद 371 से 300 जे तक जो 12 राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान है वो संविधान के किस भाग में है? तो आंसर होगा भाग 21 में। ठीक है, तो देखिए एन से हो जाएगा यहाँ पे नागालैंड, ए से हो जाएगा असम, इस वाले एम से हो जाएगा मणिपुर, और इस वाले ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और इस वाले ए से तेलंगाना। कैसे हम याद रखेंगे? क्योंकि जो तेलंगाना है वो 2014 में आंध्र प्रदेश से बना है, तो इसीलिए हम इस ए से तेलंगाना को याद रखेंगे। और एस से हो गया सिक्किम, और एम से हो गया मिजोरम, और इस वाले ए से अरुणाचल प्रदेश, जी से गोवा, और के आई से कर्नाटका। ठीक है, तो देखिए आप ये याद रखने का इतना कोई ज़रूरत है नहीं कि ये सारे की कौन से पार्ट में कौन सा आता है। फिर भी आप याद करना चाहते हैं, आप थोड़े हाई लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कैसे याद रख सकते हैं? ये ट्रिक मैंने बता दी है। आप ये याद रखिएगा कि इस वाले जो एन पे आता है ए, ठीक है, 371 ए, और आपने इस हिसाब से ट्रिक ऐसे याद कर ली, तो उस हिसाब से BCDEFGHIJ, ठीक है, उस हिसाब से आप इनको याद रखिएगा। आई होप कि आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। भाग 21 में 12 राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। कुछ लोग इन्हें 11 राज्य भी कहते हैं, क्योंकि कुछ कंसीडर करते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को एक में ही गिन लेते हैं। ठीक है, और इनको कैसे भाग 21 में आप कैसे 12 राज्य याद करोगे, और कैसे भाग 21, इस एक को इसके सामने ले आओ, 12 कर दो, 12 राज्य हैं, भाग 21 में इनका प्रावधान किया गया है। ठीक है, आई होप आप ऐसे क्लियर कर लोगे। और मैंने आई होप कि ये लेक्चर आपको यहाँ तक पसंद आया होगा, कुछ आपने सीखा होगा। और मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था कि क्या आपको नेक्स्ट जो ये वाला संडे है, आज है जो, कि आपको टेस्ट चाहिए, तो आप बहुत लोगों ने कहा था टेस्ट चाहिए, पर मेरे को लग रहा है कि अभी टॉपिक इतने कंप्लीट नहीं हुए हैं, थोड़े टॉपिक और होने चाहिए। तो जो ये वाला संडे जो अब आएगा, शायद से 5 जुलाई में पड़ेगा, 4 या 5 जुलाई में, तो उस दिन हम आपका लेंगे टेस्ट, और अच्छे खासे क्वेश्चंस होंगे। अच्छे से मैं क्वेश्चंस बनाऊंगी, पुराने साल के क्वेश्चंस देखूंगी, एसआई के देखूंगी, ठीक है, और अदर एग्जाम्स के भी देख लूंगी, और आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और उस टाइम तक हमारे कई और चैप्टर, मौलिक अधिकार और उससे भी आगे तक के हम चैप्टर्स पढ़ चुके होंगे, तो उस हिसाब से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज के लिए आपका होमवर्क है, आपको पहला और जो दूसरा है वो लेक्चर रिवाइज करना है। ठीक है, आप आज के होमवर्क में, और जो कल वाला लेक्चर था, जो हमने कल लेक्चर देखा था, आपको वो रिवाइज करना है। आपके ऊपर है, आप रिवाइज करोगे तो आपका फ़ायदा है, आपको नहीं रिवाइज करना है तो आपकी मर्जी है। ठीक है, और आई होप कि मैं अपने लेक्चर्स आपके लिए कुछ बेहतर अच्छे तरीके से ला पा रही होंगी। अगर आपको प्लीज़ लेक्चर पसंद आता है तो कृपया करके लाइक कीजिएगा, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और अच्छे से मैं लेक्चर बना पाऊँ। और आपको कोई भी सुझाव देना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको लेक्चर कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर किसी को लगता है कि आपका किसी का इससे भला हो सकता है। और हमारे चैनल रोजगार विद अंकित, अगर आप इस पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ठीक है, और धन्यवाद, आशा करती हूँ कि आपका दिन अच्छा हो।